तो बच्चों रसायन विज्ञान जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री रसायन यानी कि केमिकल्स से संबंधित है, जिसमें रसायन से संबंधित विभिन्न वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। अब रसायन विज्ञान जो है, केमिस्ट्री है, वो क्लास 11 से संबंधित जो अध्याय हैं और जो इंपॉर्टेंट अध्याय हैं, इनके बारे में मैं जो पुरानी किताब है उसी के अनुसार आपको टॉपिक एक बार बता देता हूं और उसी के अनुसार हम चलेंगे। तो इसके अंदर चैप्टर नंबर 2 जो है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो महत्वपूर्ण है। चैप्टर नंबर 3 आवर्त सारणी, ये हमें पढ़ना ही है, पीरियोडिक टेबल, क्योंकि ये नहीं पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री हमें समझ में नहीं आएगी। चैप्टर नंबर 3 के बाद में 4 रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग, ये और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 7 जो है साम्य, इक्विलिब्रियम, और इसके साथ में एसिड बेस, अम्लचार और लवण की जो कंसेप्ट हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। इस तरह से हम देखें, ये जो टॉपिक 4 टॉपिक आपके सामने मैंने लिखे हैं, ये तो हमें पढ़ने ही पढ़ते हैं। अगर सिलेबस कम भी होता है, कटौती भी होती है, तो भी इसमें कुछ टॉपिक हट जाएंगे, बाकी ये चैप्टर आपके सिलेबस या पाठ्यक्रम में परिवर्तन होता है, फिर भी ये हमें पढ़ दे, क्योंकि ये तो मेन कंसेप्ट है। इसके अलावा आपका चैप्टर नंबर 1 जो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मूलभूत अवधारणाएं, चैप्टर नंबर 2 परमाणु संरचना, 3 हो गई आवर्त सारणी, 4 नंबर पे रासायनिक बंधन, 5वां जो है वो द्रव्य की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि ठोस, द्रव और गैस। जो द्रव्य है, पदार्थ है, वो ठोस, द्रव, गैस है। तो चैप्टर नंबर 5 में द्रव और गैस 2 चैप्टर 11 में पढ़े जाएंगे, और ठोस अवस्था जो है वो 11th में न पढ़ के 12th का जो पहला अध्याय है ठोस अवस्था, उसमें पढ़ा जाता है। इक्विलिब्रियम, आयनिक साम्य और रासायनिक साम्य, यहां पे साम्य को पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक तो अकार्बनिक रसायन से संबंधित है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको अपन कह सकते हैं भाग प्रथम, पार्ट फर्स्ट, और कार्बनिक रसायन, जिसको हम कह सकते हैं केमिस्ट्री का हमारा पार्ट सेकंड। इसके अंतर्गत एस ब्लॉक का रसायन, एस ब्लॉक यानी कि पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, अलग अलग खंड बनाए गए हैं। तो एस ब्लॉक का रसायन और पी ब्लॉक का रसायन, ये हमें पढ़ने ही है। इसके अलावा कार्बनिक यौगिकों का नामकरण यानी कि कार्बनिक पद्धति, नामकरण एवं तकनीक
जो है ये चैप्टर हमें पढ़ना ही पढ़ना है, और हाइड्रोकार्बन। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये टॉपिक जो हैं ये तो हमें पढ़ने ही पढ़ने। आपकी किताब होगी आपके पास, इनको देख सकते हैं। तो इनके बारे में हम धीरे धीरे आपके साथ में कंसेप्ट क्लियर करते हुए हम इसको अध्ययन करेंगे। इसमें देखिए परमाणु संरचना जो है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से संबंधित जो टॉपिक है आपका, उसमें रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है, साथ ही समस्थानिक है, समभारिक है, समन्यूट्रॉनिक ऐसे कंपाउंड हैं, उनके बारे में अध्ययन किया जाएगा। साथ ही कक्षा और कक्षक, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल की जो अवधारणा है वो अध्ययन करने के साथ ही आधुनिक नियमों के अनुसार परमाणु की संरचना को कैसे डिटरमाइन करते हैं, N+L का नियम है, ऑब्बोस सिद्धांत है, उनका उपयोग करते हुए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की इस तरह से लिखते हैं। ये चीजें सब जो है वो परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। साथ ही पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल के बारे में आपने क्लास 10th में पढ़ा भी है। खड़ी जो लाइनें होती हैं उनको वर्ग कहते हैं, यानी कि एक पीरियोडिक टेबल में 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। पीरियोडिक टेबल को S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक में वर्गीकृत करते हैं। तो ये पीरियोडिक टेबल, साथ ही विभिन्न गुणों की आवर्तिता, आवर्तिता का मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर या अप टू डाउन जाने पर विभिन्न गुणों में किस प्रकार से परिवर्तन होता है उसको पीरियोडिक टेबल में पढ़ना। केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चैप्टर है। केमिकल बॉन्डिंग में रासायनिक बंध कैसे बनते हैं, आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, इनका पूरा कंसेप्ट है। साथ ही संकरण का निर्धारण, हाइब्रिडाइजेशन कैसे ज्ञात करते हैं, अणु का निर्माण कैसे होता है, अणु के निर्माण को कौन से सिद्धांत से समझाया जाएगा, ये सभी चीजें जो है वो रासायनिक बंधन में पढ़नी है। साम्य, साम्य का मतलब है अग्र अभिक्रिया और पक्ष अभिक्रिया, जब कहीं पे भी यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जो होती हैं, जो दोनों दिशाओं में चलती हैं, वो कब अग्र अभिक्रिया और पक्ष अभिक्रिया की दर समान हो जाती है, ऐसी स्थिति को हम कहते हैं साम्य। तो साम्य कौन कौन सा है, भौतिक साम्य है, आयनिक साम्य है, इस तरह से हम उसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद में भाग सेकंड से संबंधित S ब्लॉक का रसायन है, P ब्लॉक का, यानी कि पूरा इसमें केमिस्ट्री पढ़ी जाएगी। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण है, नाम पद्धति। तो ये टॉपिक जो है, ये दो टॉपिक ऑर्गेनिक पार्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन बनाने की विधियाँ, रासायनिक गुणधर्म, उनके उपयोग क्या हैं, ये सब चीज़ें उसमें पढ़नी होती है। अब देखो, आपको इसमें कहीं पर भी तनाव नहीं लेना है, आराम से हम आगे धीरे धीरे इनको पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले केमिस्ट्री से संबंधित जो है, केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान जो है, रसायन केमिस्ट्री के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो बच्चों, अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बनिक रसायन से मतलब है
जिसमें कार्बन से संबंधित कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जुड़े हुए हो ऐसे कंपाउंड जो है कार्बनिक रसायन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, ये सभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़े जाएंगे। इसके बाद में भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री है रसायन, लेकिन भौतिक वस्तुओं का अध्ययन, निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाएगा अधिकतर। ये तो 3 मेन पार्ट हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। इसके अलावा आजकल एक नया केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री। सजीवों से संबंधित विभिन्न अणुओं से संबंधित जो है जो रसायन किया जाता है, सजीवों से संबंधित वो जैव रसायन है। ये तो इसके अलावा नंबर 1 हो गया। नंबर 2, 3, 4 वैश्लेषिक एनालिटिकल केमिस्ट्री, नाभिकीय रसायन, हरित रसायन, ऐसी कई सारी केमिस्ट्री जो है वो अलग अलग पार्ट बने हो। ग्रीन केमिस्ट्री, हरित रसायन, जिसमें पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों फिलहाल तो आपके जो 11th में और 12th में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 पार्ट्स ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अब हम सबसे पहले केमिस्ट्री में देखें परमाणु। एटम, और अणु, मॉलिक्यूल, ठीक है। इससे आगे बढ़ते परमाणु यानी कि परमाणु, ऐसा सूक्ष्मतम कण जिसका और विभाजन नहीं किया जा सकता, उसका विभाजन नहीं कर सकते। परमाणु, एटम, एक परमाणु जो सूक्ष्मतम कण है, और इसके बारे में आप जानते ही हैं, एक नाभिक है इसमें, मतलब आगे अपन इसकी विस्तृत धारणा पढ़ेंगे। और इसके चारों ओर का जो खोखला भाग है वो कक्षा होती है। तो नाभिक, न्यूक्लियस, और बाह्यतम जो भाग है उसको अपन बोलते हैं कक्षा। नाभिक में बच्चों रहते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और कक्षा में इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन लगातार कक्षा के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा। एक सिंपल बात है, परमाणु, परमाणु सूक्ष्मतम कण जिसका हम विभाजन नहीं कर सकते। अणु, जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में अभिक्रिया करते हैं या जुड़ते हैं, तब अणु यानी कि परमाणु से अणु बनेगा। जैसे एक परमाणु है N प्लस N इज इक्वल टू N2। अब देखो ये परमाणु हुआ, कौन सा परमाणु? नाइट्रोजन परमाणु। ये भी परमाणु हुआ, कौन सा? नाइट्रोजन। और ये जो N2 बना, 2 परमाणु इसमें जुड़ गए, इसको अपन कहेंगे अणु। ऐसे ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं। O प्लस O बराबर O2। अब देखिए दोनों में ये, इसमें NN है, इसमें O है, इसको अपन कह सकते हैं समाण्विक, यानी कि समपरमाण्विक या समान परमाणु इसमें जुड़े हुए हैं। और अगर इसे C प्लस O CO तो विषम परमाणु है,
विषम परमाणविक हो गए ये अणु, समपरमाणविक अणु हुआ, ये विषम परमाणविक अणु हुआ। अब हम बात करें कि तत्व, एलिमेंट, एलिमेंट में वे पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित रहते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु रहते हैं। जैसे अपन बोलते हैं नाइट्रोजन तत्व, N एलिमेंट, H तत्व, तो इसका मतलब है कि N में, N तत्व का मतलब है नाइट्रोजन के अनेक परमाणु उपस्थित हैं। मतलब एक ही, सिर्फ N तत्व में किसके परमाणु रहेंगे? सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन के। इसी प्रकार H तत्व, तो H के अनेक परमाणु उपस्थित हैं। इस तरह से उसको समझना है। अब जैसे कार्बन है, कार्बन तत्व, तो C के अनेक परमाणु, इस तरह से इनको समझना है। अब तत्व कई सारे खोज किए जा चुके हैं वर्तमान तक, लगभग 120-125 तक तत्वों का खोज हो चुका है, और जो इसको आवर्त सारणी में उनके गुणों के आधार पर विभिन्न वर्गों में उनको, विभिन्न खंडों में उनको रखा जाता है। तो जैसे परमाणु क्रमांक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, यानी कि 1 से लगाकर 10 हो गए। 11th सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, आर्गन है, पोटेशियम है एंड कैल्शियम। 20 तक हो गए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, 30 तक हो गए। 30 तक तो आपको आते ही आते हैं, गैलीनियम, जर्मेनियम। इससे आगे अब आप धीरे धीरे आपकी किताब में दिए हुए हैं परमाणु क्रमांक, तत्व का नाम और उनका इंग्लिश में जो नाम दिया है उसको भी पढ़ें, साथ ही उसका जो संकेत है, प्रतीक है, उसको याद करें। प्रयास पहले ये करें आप 50 तक याद कर लें, फिर 70 तक, फिर 90 तक, ऐसे उसको याद, क्योंकि याद होगा, संकेत होगा तो पीरियोडिक टेबल अपन बहुत जल्दी समझ पाएंगे। अब एक जैसे तत्व है सोडियम, परमाणु क्रमांक 11 है उसका, उसका नाम सोडियम है, यानी कि तत्व का नाम क्या है? तो सोडियम है। उसका प्रतीक यानी कि संकेत क्या है? Na। अब देखिए यहां पर आते ही फिर अपने साथ समस्या हो गई कि सोडियम आते ही उसका प्रतीक S होना चाहिए था, Na क्यों हुआ?
तो बच्चों सोडियम जो है उसका लैटिन नाम जो दिया हुआ है वो नेट्रियम है। नेट्रियम लैटिन नाम। तो नेट्रियम में पहला कैपिटल लेना है और दूसरा स्मॉल लेना है। सिर्फ एन लेते तो एन लेते ही तो आ जाता सोडियम, न होकर नाइट्रोजन हो जाता। तो एन दूसरा लेटर्स जो लिया है वो ए लिया है तो एन है, यानी कि सोडियम का जो लैटिन नाम है वो नेट्रियम है, इसलिए इसका प्रतीक है Na। इसी प्रकार 19वें नंबर पर पोटेशियम। पी न होकर उसका संकेत के है, उसका लैटिन नाम है कैलियम, इसलिए उसका सिंबल जो है वो के है। इसी प्रकार 26 नंबर पर है फेरम, यानी कि लोहा या आयरन। उसका जो लैटिन नाम है फेरम है, तो इसका प्रतीक जो है वो Fe है। इसके बाद में चांदी। रजत, अर्जेंटम, इसका संकेत जो है वो Ag है। तो इस प्रकार से ये कुछ तत्व जो है नाम अलग बोल रहा है और प्रतीक अलग बोल रहा है। सोडियम उसका लैटिन नाम नेट्रियम, पोटेशियम उसका लैटिन नाम कैलियम, लोहा जो पेरम है लैटिन नाम, और चांदी जिसका है लैटिन नाम है अर्जेंटम Ag। तो ये संकेत है, लोहा का L नहीं है, चांदी का C नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके लैटिन नाम अलग हैं। ये नाम आपको याद रखने हैं और इनको पढ़ना है। अब जब कभी भी ये तो मैं बहुत ज़्यादा उसमें विस्तृत नहीं डालूंगा ज्ञान, और आप उसमें पढ़ रहे हैं तो एक परमाणु है, हम देखो O8 और ये 16 लिख रखा है। तो इसका मतलब है ये परमाणु क्रमांक है। Z, ये ऑक्सीजन परमाणु को बता रहा है। ठीक है, और ये द्रव्यमान संख्या है, मास नंबर है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। अब परमाणु क्रमांक, एक उदासीन परमाणु है, एक उदासीन परमाणु है। उदासीन का मतलब है उस पर कोई आवेश नहीं है। उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक Z बराबर इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होता है। उदासीन परमाणु याद रहे क्या कह रहा है। उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक जितना है उसके बराबर इलेक्ट्रॉन और उसके बराबर प्रोटॉन होते हैं। तो परमाणु क्रमांक कितना है इसका? 8। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे इसके पास? 8, और प्रोटॉन भी कितने होंगे? 8। अब देखिए उदासीन क्यों हुआ। इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणावेशित है और प्रोटॉन है वो धनावेशित है। तो ये माइनस के हुए प्लस हुए तो कुल आवेश क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वेरी सिंपल, इसलिए वो उदासीन है। क्यों? इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है और प्रोटॉन पॉजिटिव। ध्यान रहे कि किसी भी परमाणु में 3 प्रकार के मूलभूत कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
प्रोटॉन पॉजिटिव याद रख लो, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। प्रोटॉन क्या हो गया पॉजिटिव, न्यूट्रॉन क्या हो गया न्यूट्रल, एंड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो इस प्रकार से हम देखें कि ये उदासीन परमाणु में ये समान होंगे। और अब देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन अपन ने ज्ञात कर लिए, द्रव्यमान संख्या कितनी है यहाँ पे 16, किसका योग है p प्लस n का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। अब देखिए प्रोटॉन कितने हैं हमारे पास 8 हैं, तो हमें न्यूट्रॉन नहीं पता है, तो न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा 16 माइनस 8 बराबर 8। इस तरह से हम इनकी संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन हो गए, ये प्रोटॉन हो गए और ये न्यूट्रॉन हो गए। ये चीज भी हम इसको निकाल सकते हैं। अब हम जब कभी भी कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, लॉस कर देता है, तब धनायन का निर्माण होगा, और जब कभी भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है तब ऋणायन का निर्माण होगा। धनायन में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, प्रोटॉन ज्यादा होंगे इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज वाला है, और ऋणायन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे प्रोटॉन से इसलिए नेगेटिव चार्ज वाली प्रजाति बनेगी ऋणायन। तो इस तरह से हम धीरे धीरे आगे की कक्षाओं में हम इसको पढ़ते जाएंगे।